हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी मेंस में जो निबंध लेखन है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। किस तरह से आपको निबंध लिखना चाहिए, कैसे आपको रूपरेखा तैयार करना चाहिए, कैसे आपको फ्रेमिंग करना चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एमपीपीएससी मेंस में किस तरह के निबंध पूछे आते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग ऑल्सो। स्टार्ट करने के पहले आप लोग बोलना चाहूँगा कि आप लोग राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं, तो आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारी शाम को 4 बजे एक मेंस की आंसर राइटिंग क्लास होती है, आप उस क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मेंस के आंसर राइटिंग के लिए होती है। खुद भी आप आ सकते हैं, अपने यार दोस्तों को भी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन के बारे में एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे हिंदी माध्यम के फ्रेंड्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, निबंध आपको हिंदी में लिखना है। लेकिन जो हमारे इंग्लिश माध्यम के फ्रेंड्स हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी याद रखना है कि आपको जो निबंध है वो हिंदी में ही लिखना है। आपको हिंदी में निबंध लिखना है, मतलब प्रॉपरली आपको निबंध लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नौ निबंध की बात करें, आज तक के पैटर्न कैसे थे। यदि हम आज तक के पैटर्न की बात करें तो अभी तक के जो पैटर्न एग्जाम में आते थे आमतौर पर, तो वहाँ पे निबंध आपके 2019 का जो मेंस था वहाँ तक निबंध जो है इस तरह से पूछा रहा था कि 100 नंबर का पेपर है। अब इस 100 नंबर के पेपर की यदि हम बात करें तो इस 100 नंबर के पेपर में आपको याद रखना है कि जो 50 नंबर का एक बड़ा निबंध आता है जिसकी वर्ड लिमिट 1000 वर्ड्स की होती है, और इसके अलावा 25-25 नंबर के दो निबंध आते हैं। इनकी वर्ड लिमिट्स एग्जाम में 250 वर्ड्स की लिखी होती थी, 250 वर्ड्स ईच। ऑलराइट, लेकिन अब नया बदलाव हो गया है। नए बदलाव के हिसाब से अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब जो वर्ड लिमिट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको बढ़ा दिए गए हैं, चेंज कर दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं नया पैटर्न क्या है। नए पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं कि आप निबंध जो है 100 नंबर का है, 2 घंटे का पेपर होगा, तो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस पेपर में कुल मिला के 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न में जो पहला पेपर है इसकी बात करें, जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करें तो 100 शब्दों में निबंध लिखना होगा। 100 शब्दों की बात करें तो कुल मिला के निबंध कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे। ऐसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे: भारतीय संस्कृति और समरसता, साहित्य समाज का दर्पण है, हिंदी भाषा और राष्ट्रबोध, विद्यार्थी जीवन और राजनीति। अब इसमें से किसी भी जो टॉपिक में, जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल है लिखने में, उस टॉपिक में आपको निबंध लिखना है। वर्ड लिमिट है 1000 वर्ड्स की। हाँ, यदि पेजेस की बात करें तो लगभग 10 पेजेस आपको दिए आते हैं, तो आपको 10 पेजेस के हिसाब से लिखने हों। वैसे 11 पेज दिए आते हैं, लेकिन 10 पेजेस के हिसाब से आपको लिखना है। मतलब कुल मिला के समझ लीजिए कि एक पेज में तकरीबन 100 वर्ड्स लिखने हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए मेंटली आपको तैयार रहना है। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें जो दूसरा निबंध होगा, देखिए पहला निबंध देखा तो इसमें एक लेंदी, मतलब एक बड़ा निबंध होगा, बड़े साइज का लिखना है आपको, 1000 वर्ड्स का। दूसरे निबंध की बात करें, ये समसामयिक समस्या एवं निदान संबंधित होगा, तो जो करंट इश्यूज हैं उस पर पूछा जाएगा। तो पहले जो निबंध होते थे 25, ये 25 नंबर का होगा। 25 नंबर का जो निबंध था पहले उसकी वर्ड लिमिट होती थी 250 वर्ड्स की, लेकिन 2020 मेंस से इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब होगा 500 वर्ड्स का। मतलब अब देखा है तो 500 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले देखा तो यहाँ पे सिर्फ 3 पेज अलॉट किया थे, लेकिन अब जो है पेजेस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको वर्ड लिमिट अपनी बढ़ा के रखनी है। मतलब 25 अंक का जो निबंध लिखना है आपको, ये 500 वर्ड्स में लिखना है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहला निबंध 50 नंबर का है। वर्ड लिमिट कितनी है? वर्ड लिमिट है 1000 वर्ड्स। दूसरा निबंध जो है 25 नंबर का है, इसकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स, है ना। तीसरा जो है ये है प्रारूप लेखन। अब प्रारूप लेखन में आपको एक नहीं 2 प्रारूप लेखन लिखने हैं, और ये प्रारूप लेखन जो है, दोनों ही प्रारूप लेखन जो है इसमें 250 शब्द के होंगे। मतलब आपको यहां पे 2 प्रारूप लेखन होंगे, मतलब 1 और 2, इन दोनों कंबाइन लिखेंगे आप तो दोनों को 250 वर्ड्स में लिखने होंगे। मतलब कुल मिला के क्वेश्चंस 4 हो जाते हैं, लेकिन इनका जो कंबाइंड मार्क है वो कितना होगा? 25 नंबर का होगा। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। मतलब प्रारूप लेखन भी आपको यहां पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये प्रकार से कह सकते हैं कि आपके पास इस समय इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये पहली बात तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए किस तरह से आपको लिखना है। अब चलिए चलते हैं निबंध को कैसे लिखना है। तो आइए जरा नजर डालते हैं कि निबंध कैसे लिखना है। तो पहले एक निबंध को देख लेते हैं। एमपीपीएससी आमतौर पर जो बड़े क्वेश्चन पूछता है जिसमें 1000 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो जब 1000 वर्ड्स में आप निबंध लिखते हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। और ये 50 नंबर का है।
अब आपके सामने चार ऑप्शन दिए, भारतीय संस्कृति और समरसता, साहित्य समाज का दर्पण है, हिंदी भाषा और राष्ट्रबोध, विद्यार्थी जीवन और राजनीति। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कौन सा निबंध लिखें आप उसी में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा जरूर नहीं है। हाँ, किस चीज में आप कंफर्टेबल ज्यादा हैं ये चीज जरूर ध्यान दी जाती है। कंटेंट की बात करें, कंटेंट क्रिएट करने के लिए हल्की ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी होती है, तो आपको चीजें निकलने लग जाती हैं, लेकिन हल्की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैं सपोज करिए पहला वाला ले लेता हूँ, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। मान लीजिए आपको भारतीय संस्कृति और समरसता पे आपको निबंध लिखने की इच्छा पैदा हुई अपने अंदर से। अब निबंध कैसे लिखना है, आइए चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो आपने टॉपिक चूज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे भारतीय संस्कृति और समरसता में अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि किताब उठाए, कॉपी उठाए, आपने तुरंत लिखना शुरू कर दिया, नहीं, आपको हल्का सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। अब मान लीजिए सपोज करिए 50 नंबर का है, तो इसका मतलब यह है कि आपको 1 घंटे के हिसाब से तकरीबन टाइम मिला है। हालांकि 1 घंटे पूरा आपको इसको लिखने में खर्च नहीं करना है, तकरीबन 50 मिनट के इस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम खर्च करना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको लिखने हैं। तो देखिए, यहां पर देखा जाए तो जब आप इस क्वेश्चन को लिख रहे हो तो कोशिश करें तकरीबन 8 से 10 मिनट आप इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। ऐसा नहीं करें कि सडनली आप लिखना शुरू कर दें। यदि आप सडनली लिखेंगे तो आपके निबंध में एक दिक्कत ये आएगी कि आपका निबंध जो है, हो सकता है आप लिख लें 10 पेज लिख लें, 10 पॉसिबिलिटी, लेकिन आपके निबंध में जो लिंकिंग है, चीज़ों में जो फ्लो है, जो आपके लेखन में जो फ्लो है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो यहां पे आपको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कैसे चीज़ों को बनाना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें आपको कीवर्ड्स जनरेट करने हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कुछ कीवर्ड्स जनरेट करने के लिए। अब भारतीय संस्कृति जब बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है क्या, अब भारतीय संस्कृति को आप एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ कीवर्ड्स को लेकर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स क्या हो सकता है, जैसे भारतीय संस्कृति में क्या है, भारतीय संस्कृति में देखें तो हमारे यहाँ जो है, यदि संस्कृत की बात करें तो चूंकि हमारा भारत जो है, संस्कृत का जो डेवलपमेंट है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम सीखते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सिविलाइजेशंस हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके आप हड़प्पा से लेके पूरा का पूरा प्रेजेंट टाइम तक आप बता सकते हो, कुछ हल्के पॉइंट्स को टच करते हुए हड़प्पन सभ्यता के बारे में हल्का बता सकते हैं, या अपने इंट्रोडक्शन में हड़प्पा सभ्यता से लेकर प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न टाइम है, इवनली आप ब्रिटिश टाइम को भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट हुए समय समय पे, तो हड़प्पा सभ्यता है, फिर वैदिक काल आया, वैदिक काल को मेंशन कर सकते हैं। वैदिक काल के बाद मौर्यन काल आया, मौर्यन काल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या इस तरह से आप गुप्त काल है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। फिर उसके बाद हमारे देश में मुगल काल हुआ, उसके बाद हमारे देश में यूरोपियंस आए, यूरोपियंस के बाद हम प्रेजेंट टाइम में जो हम हैं। तो आप ये जो टर्म है इसको आपस में लिंक कर सकते हैं, किस टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुआ किस एरिया में। तो एक तो आप बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से लेके अब तक का कनेक्टिविटी आप बता सकते हैं, तो ये फ्लो आ जाएगा आपका। दूसरा, अब हड़प्पन सभ्यता की बात करें तो वहां से आप बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि आप कौन कौन सी एरिया में स्ट्राइक कर सकते हैं। जैसे लिपि, यदि हम लिपि की बात करें तो जैसे देखा तो लिपि कौन सी क्या थी, ब्राह्मी लिपि है ना। या आप बता सकते हैं कि भाषाओं का जो विकास हुआ उसके बारे में बता सकते हैं। तो भारत भाषाएं भी भारतीय संस्कृत का एक अभिन्न हिस्सा है, तो भाषाओं को आप कोट कर सकते हैं। या वैदिक काल की बात करें, वहां पे संस्कृत को फोकस किया गया, तो आप यहां पे लिपि के साथ भाषाएं, ये आपका कीवर्ड हो गया। तो यहां पे भी आप चीजों को एक्सप्लेन करके आपने आंसर में बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो एक पैराग्राफ आप यहां बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि आप जब आंसर लिख रहे हो तो आपको पहला कोशिश करना है कि 1000 वर्ड्स के लिख रहे हैं तो कोशिश करें एक पेज में, पूरा का पूरा जो एक पेज पहला पेज है इसमें कोशिश करें एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन लिखें। लेकिन इंट्रोडक्शन लिखते वक्त ध्यान रखना है आपको, ये सारे के सारे कीवर्ड्स पहले जनरेट कर लें, जिससे आपके इंट्रोडक्शन में भी प्रॉपर एक फ्लो नजर आए, है ना, मूवमेंट, मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब कनेक्टिविटी नजर आए। और वो तभी आएगी जब प्रॉपर तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले से कर लें। अब देखिए, लिपि हो गई, भाषाएं आपने बता दिया। अब भाषाओं में बहुत सारी भाषाओं के बारे में कह सकते हैं कौन से टाइम में कौन सी भाषाओं का विकास हुआ। ऐसे यदि हम बात करें वैदिक काल की बात करें, हड़प्पन सभ्यता का बता सकते हैं। फिर वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल में संस्कृत को ज्यादा फोकस किया गया, आप उसको कहें। फिर वैदिक काल के बाद जो बाद के काल हैं, तो देखिए ये भाषाएं और लिपि में पूरा एक पैराग्राफ ही बन सकता है, और उस पैराग्राफ को पूरा एक पेज आप लिख सकते हो। अब भाषाओं में फिर आप बता सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, मौर्यन टाइम की बात करें, या उस समय मौर्यन के पहले देखा जाए तो हरेक वंश की बात करें, उस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ, 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। तो उस समय की बात करें तो वहां पे बुद्धिज्म और जैनिज्म बता सकते हैं कि बुद्धिज्म में यहां पर पाली भाषा को संरक्षित किया गया, जैनिज्म की बात करें उन्होंने प्राकृत भाषा को संरक्षित किया।
यदि उसके पहले वैदिक काल की बात करें तो उन्होंने संस्कृत भाषा को संरक्षित किया था। तो बेसिकली आप बता सकते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय भी क्यों हुआ, उसका रीजन ये था कि संस्कृत जो है आम लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन जो पाली है और प्राकृत है वो आम लोगों को समझ में आ जाती थी। इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। बाद में आप बता सकते हैं कि बाद में जो पर्शियन लैंग्वेज है, जब मुगल कालीन सभ्यता आई तो वहाँ पर्शियन लैंग्वेज का विकास हुआ, पर्शियन लैंग्वेज हमें देखने मिली, उर्दू जैसी लैंग्वेज देखने को मिली, है ना। तो ऐसी चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं। बाद में हमारे देश में यूरोपियंस आए तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया, तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को भी आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर है, मंदिरों का निर्माण, आप मंदिरों के निर्माण के बारे में बता सकते हैं, किस तरह से हुआ, मंदिरों के निर्माण में कौन कौन सी जो क्षेत्र हैं उनका क्या असर पड़ा। यदि आप बात करें पहले की बात करें, हड़प्पन सभ्यता की बात करें या वैदिक काल की बात करें, अब उस समय ज़्यादा मंदिरों के बारे में चीज़ें नहीं मिलती थी। लेकिन यदि बात करें उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें तो मंदिर तो नहीं लेकिन स्तूपों का निर्माण स्टार्ट होता है। तो अशोक के टाइम में कई सारे स्तूपों का फॉर्मेशन किया गया, उसके बाद मंदिरों का निर्माण स्टार्ट होता है। मंदिरों में कौन कौन से मंदिर के टाइप होते हैं ये आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं द्रविड़न स्टाइल क्या होती है, आप नागर शैली बता सकते हैं, आप बेसर शैली बता सकते हैं। इस तरह से टेम्पल जो आर्किटेक्चर है डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आप बता सकते हैं जब मुगल कालीन सभ्यता का विकास हुआ तो मुगल कालीन सभ्यता के टाइम में किस तरह से जो पर्शियन स्टाइल है वो हमारे यहाँ विकसित हुई। तो टेम्पल तो अब वो टेम्पल तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे देश में जो मुगल कालीन जो टॉम बनाएगी, इवेली जैसे यदि हम बात करें आगरा का ताजमहल है तो वो भी उसका एक नायाब नमूना है। तो आप मुगल कालीन जो आर्किटेक्चर है उसके डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं, शाहजहां ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया। तो ये चीज़ें जो हैं आपको कीवर्ड्स लिखते चलना है। अब मैंने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स नहीं लिखे हैं, लेकिन लिपि और भाषाएं में आप बहुत सारे कीवर्ड्स बता सकते हैं, कौन सी लिपि है, कौन सी का विकास हुआ। जैसे आप प्राकृत लिख सकते हैं, आप ब्राह्मी लिख सकते हैं, प्राकृत लैंग्वेज लिख सकते हैं, पाली लैंग्वेज ले सकते हैं, संस्कृत लैंग्वेज लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लिख सकते हैं, संस्कृत लिख सकते हैं, आप यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज लिख सकते हैं, आप यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज लिख सकते हैं। हर एक चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। टेम्पल की बात करें, टेम्पल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। बाद में आपने यहाँ पर भारतीय संस्कृत में इवनली हमारे जो डांस हैं या हमारी जो सिंगिंग स्टाइल है ना, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। हमारी जो गाने हैं, गायन शैली है, हमारे जो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल सिंगिंग है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। जो लोकगीत और लोक नृत्य का विकास हुआ उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोक नृत्यों का विकास हुआ अलग अलग लैंग्वेज में। या जो हमारे जो हमारे लोक गायन की यदि हम बात करें तो हमारे बहुत सारे जो घरानों का विकास हुआ, बहुत सारे घराना, जैसे आगरा घराना है, ग्वालियर घराना है, तो ऐसे घरानों के बारे में आप लिख सकते हैं, कैसे घरानों का विकास हुआ। क्लासिकल जो सिंगिंग है उसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ टाइम के साथ में, उसके बारे में आप बता सकते हैं। या आप बता सकते हैं सिंगिंग में इवनली देखा जाए तो जो यदि मुगल कालीन टाइम की बात करें तो वहां भी सिंगिंग में काफी इवोल्यूशन हुआ। तो ये पॉइंट को आपको इंटरलिंक करना है। या इवनली डांस की बात करें तो क्लासिकल डांस को बता सकते हैं, आप भरतनाट्यम वगैरह को मेंशन कर सकते हैं। या इवनली इसके अलावा हमारे रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, आप धर्म को यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं कि मल्टी रिलीजन है हमारा देश, कैसे कैसे धर्मों का डेवलपमेंट हुआ। आप हड़प्पन सभ्यता की बात कर सकते हैं, उसके बाद वैदिक काल की बात कर सकते हैं, वैदिक काल के बाद आप बता सकते हैं मॉडर्न टाइम में कैसे हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म के उदय की बात कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बाद में आप फर्दर कनेक्ट करते हुए आप गुप्त एम्पायर की बात करें, उससे आगे निकले तो फिर मुगल का जैसे भारत में आगमन हुआ उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, मुगल कालीन सभ्यता के बारे में बता सकते हैं, वो एक अलग रिलीजन है। उसके बाद हमारे देश में क्रिश्चियंस का आगमन हुआ, यूरोपियंस आए भारत में, आप रिलीजन वाला पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहां से आप पूरा पैराग्राफ ही बना सकते हैं, मतलब पूरा एक पेज ही लिख सकते हैं। रिलीजन के बाद यहां पर आप बहुत सारी चीजों को और भी कनेक्ट सकते हैं। लोगों का जो पहनावा है, पहनावा मतलब जो पोशाक है, इसमें कैसे डेवलपमेंट हुए, तो उसको एक एक करके आप बता सकते हैं चीजों को इंटरलिंक करते हुए। या हमारे देश में, मतलब इस तरह से आप लोगों को भारतीय संस्कृति और समरसता में भारतीय संस्कृति जो पॉइंट्स हैं, अब जैसे ये संस्कृत आपने बता दिया, फिर समरसता बता दीजिए, चीजें कैसे आपस में इंटरलिंक हुई, कैसे एक दूसरे का असर पड़ा, है ना। तो इन चीजों को आपको कनेक्ट करके लिखना है। चीजें थोड़ी बल्कि होती हैं, लेकिन जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं तो चीजें लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मेरा सजेशन आप सभी लोगों से यही है कि जब आप आंसर लिखें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। किसी भी टॉपिक को आप पकड़ लीजिए, उससे बहुत सारी चीजें आपको लिखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, आप कोशिश करें कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। आपने पहले उस चीज को, उस टॉपिक को कभी थोड़ा सा ही पढ़ रखा है, तो आपको चीजें लिखने में थोड़ी आसानी होती है। लेकिन ऐसा नहीं कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट होता है, किसी भी टॉपिक में आप लिख सकते हो। लेकिन हाँ, कोशिश करें आप उसी टॉपिक पर लिखने की कोशिश करें जिस टॉपिक में पहले भी आपने थोड़ा सा ट्राई किया है।
तो आई एम श्योर यहां पे आप समझ चुके होंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो सेशन है वो तकरीबन आप 8 से 10 मिनट कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आपके पास कीवर्ड्स आ गए तो आप अपना बहुत ही प्यारा तरीके से निबंध लिख सकते हैं। यदि इतने सारे पॉइंट्स आपके पास मिल गए, तकरीबन आपके पास 30 से 40 कीवर्ड्स यदि आ गए, तो इसमें आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने आंसर को अंजाम दे सकते हैं। तो मेरा सजेशन आप सभी लोगों से यह है कि अपने आंसर राइटिंग में जो निबंध लेखन है उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करें। कोशिश करें हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार निबंध जरूर लिखें। यदि आप निबंध लिखते हैं, देखिए ये तो रहा 1000 शब्दों का। उसके बाद एक निबंध और भी है जो 25 नंबर का है। 25 नंबर के निबंध की बात करें तो वो है महज 500 वर्ड्स का, तो उसको भी आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये चीजें थोड़ी हैबिट डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपको लगता है अंदर से कि मेरे को नहीं आता, लेकिन आप लिखने लग जाओगे तो आपको चीजें कनेक्ट होने लग जाएंगी, आपको चीजें आने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन का बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। यदि आपके पास कोई डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, और हमारे शाम को 4 बजे की जो मेंस राइटिंग क्लास है उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट किया करें। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, हमारे बैच कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। 1 ईयर बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है MPPSC के लिए। आप इस 1 ईयर बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर है 88603304। यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाए तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये MPPSC का 1 ईयर बैच कोर्स जो है इंग्लिश माध्यम में सेपरेट है, हिंदी माध्यम में भी है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके पास डाउट्स रहेंगे आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। MPPSC का जो मेंस का बैच कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है। आप मेंस का बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप मेंस का सिलेबस पूरा A to Z कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। कैसा लगा डिस्कशन ये आप जरूर नीचे कमेंट कर बताइए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेक केयर, थैंक्स सो मच। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जो कहना मैं भूल गया, ये सारी चीजें आपको लिखना है। ये पैराग्राफ आपने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिखने के बाद में जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन तो मैं बताना ही भूल गया। कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपका निबंध का सबसे लास्ट पार्ट है, जो सारांश जिसे कहते हैं, वो आपके निबंध का समझिए गहना है। यदि आपने वो छोड़ दिया मतलब समझिए सब कुछ छोड़ गया। तो कंक्लूजन में कोई रिसेंट डेवलपमेंट है उसको आप बता सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा इंडियन कल्चर की एक प्रॉपर वेबसाइट डेवलप की जाती है, हमारा कल्चर डिपार्टमेंट ही है, आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, या उनके द्वारा किए गए नए इनिशिएटिव के बारे में बता सकते हैं। और साथ में ये जरूर बताएं कि जो चीजें आपने पॉइंट्स लिखे हुए, पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उन्हीं चीजों को समराइज करते हुए कंप्लीट करें। तो इस तरह से आप कंक्लूजन बना सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन डिपेंडिंग अपॉन अ चॉइस। वैसे आप इतना बड़ा निबंध आप लिखोगे तो कंक्लूजन लिखने के लिए तकरीबन आप 1 पेज में ही लिखोगे। यदि हो सके तो आप उसको मतलब 2/3 पेज में भी लिख सकते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन कोशिश करें कंक्लूजन जो है एक सेपरेट पेज कंक्लूजन के लिए रखें और एक सेपरेट पेज जो है इंट्रोडक्शन के लिए रखें, जिससे आपके जो निबंध है उसमें जो समरसता है मतलब लिंकिंग है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आप लोग अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी करें। कई बार हमारे माइंड में ये डर सा होता है कि हम आंसर कैसे लिखेंगे, कई बार हमारे माइंड में डर होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी जो निगाहें हैं अपने लक्ष्य की तरफ रखें। ये टेंशन ना लें बहुत ज़्यादा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपको अपना कर्म करना है। मतलब कहने का मतलब ये, जब आप पेड़ लगाते हो ना तो आपका काम क्या होता है, उस पेड़ का ख्याल रखना है, उस पेड़ को बड़े होने का इंतजार करना है। चूंकि वो इंतजार बड़ा जरूरी है, तो वहां पे आपको ये परेशान नहीं होना है कि ये पेड़ एक झटके में कैसे नहीं बढ़ा हो रहा है, इस पेड़ में फल क्यों नहीं खिल रहा है। इट विल टेक टाइम। तो पेड़ में जो पानी डालने का जो काम है, मतलब अपनी जो मेहनत करने का जो काम है, या उसमें जो खाद डालने का काम है, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ओपिनियन लेने की जो बात है, या उसमें समय समय पर उसमें प्रॉपर तरीके से आप उसमें यदि कोई कीटनाशक हो रहे हैं तो कीटनाशकों का छिड़काव करें, यदि कीट ज़्यादा हो रहे हैं उसमें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अपने रूटीन में डेवलप करनी है। और अपनी लाइफ में देखा जाए तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो चीज़ें पानी होती है उसके लिए फाउंडेशन बनना पड़ता है। फाउंडेशन का मतलब बेस तैयार करना पड़ता है, और बेस तैयार करने में वक्त लगता है। इसलिए अपने अंदर धैर्य रखें, पेशेंस रखें, अपनी जो पढ़ाई है उसमें निरंतरता रखें, कंटिन्यूटी रखें। यदि आप वो रखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।